नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हॉरर बी पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी एक शख्स की है जिनका नाम पवन है और वो एक गांव के रहने वाले हैं। तो अब मैं आपको ये कहानी पवन के नजरिए से सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि मुझे भी ये एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं एक गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूं जो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। वो घटना मेरे लिए किसी खौफनाक तूफान से कम नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में हो सकता है, और जब से वो घटना मेरे साथ हुई है तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। जो कुछ भी मेरे साथ बीता वो सब इतना भयानक था कि आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरी हालत खराब हो जाती है और मैं डर के मारे कांपने लगता हूं। दोस्तों, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं, और ये हादसा भी कुछ वैसा ही था जिसने मेरे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया था। तो चलिए आज मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूं जो मेरे साथ हुई थी। दोस्तों, ये बात आज से लगभग 12 साल पहले की है जब ये सब मेरे साथ हुआ था। वैसे तो मैं गांव का रहने वाला हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई शहर में ही हुई है और मैं ज्यादातर शहर में ही रहा हूं क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी नौकरी शहर में थी, तो मैं भी शहर में ही रहता था। मेरे अलावा मेरी फैमिली में मेरा एक छोटा भाई भी है और मेरे दादा दादी भी हमारे साथ ही शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पापा इकलौते बेटे हैं। हम लोगों ने शहर में ही एक घर खरीदा हुआ है और अब हम सब वहीं रहते हैं। खैर, उस वक्त मैंने कॉलेज में नई नई एडमिशन ली थी और मेरे लिए सब कुछ नया नया ही था। सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, हमारी जिंदगी सही तरीके से चल रही थी। मेरा जो छोटा भाई था उसका नाम पंकज था और वो भी 12वीं में पढ़ता था। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन मेरा छोटा भाई पंकज मुझसे कहता है, भैया काफी वक्त हो गया है, हम लोग नानी के घर नहीं गए। मुझे तो बहुत याद आ रही है नानी की। क्या बोलते हो भैया, कब चलें? पंकज की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कुछ दिन रुक जा। वैसे भी अगले महीने में कुछ छुट्टियां पड़ने वाली हैं, फिर हम सब साथ चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। मेरी बात सुनकर पंकज भी हाँ में सिर हिलाता है और मुझसे कहता है, ठीक है भैया, अगले महीने हम लोग जरूर चलेंगे। वैसे भी हमें काफी वक्त हो गया है नानी के घर गए हुए। उसके बाद पंकज वहां से चला जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश हो जाते होंगे। बस हम दोनों भी वैसे ही थे। हम लोग अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और नानी भी हमसे बहुत प्यार करती थी। अब ये नानी के घर जाने वाली बात पंकज ने मम्मी पापा से की और वो दोनों भी अगले महीने वहां जाने का प्लान करने लगे। उन्होंने हम दोनों से कहा, कोई बात नहीं, अगले महीने हम सब साथ चलेंगे। मम्मी पापा की ये बात सुनकर हम दोनों भी बहुत खुश हो गए। दोस्तों, सच कहूं तो मैं बहुत एक्साइटेड था नानी के घर जाने के लिए, क्योंकि हमें नानी का गांव बहुत अच्छा लगता था। वहां के खेत खलिहान, वहां की हरियाली, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। साल में हम लोग एक बार जरूर नानी के घर जाते थे, लेकिन इस बार हमें पूरे 3 साल हो चुके थे वहां गए हुए, क्योंकि मेरे जो बड़े वाले मामा जी थे उनकी किसी बात को लेकर मेरे पापा से लड़ाई हो गई थी। बस उस दिन से आज तक मेरे पापा नानी के घर नहीं गए। हालांकि मम्मी ने उन्हें कई बार वहां चलने को कहा, लेकिन पापा हर बार मना कर देते थे। मेरे नाना नानी दोनों उन्हें मनाने भी आए, लेकिन वो हर बार इनकार ही कर देते। और तो और अब की बार उन्हीं मामा जी ने पापा से माफी भी मांग ली थी, लेकिन माफी मांगने के बाद भी पापा अभी तक वहां नहीं गए थे। लेकिन इस बार पापा हमारी जिद के आगे झुक गए थे। उन्होंने खुद हमसे कहा,
अगले महीने जरूर चलेंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरी मम्मी और हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब हमें फिर से अपनी नानी के घर जाने का मौका मिल गया था। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे मेरी और मेरे भाई की नानी के घर जाने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। काफी दिन गुजर जाने के बाद आखिर वो दिन भी आ ही जाता है, जिसके अगले दिन हमें नानी के घर के लिए निकलना था। लेकिन यहीं एक दिक्कत हो जाती है, और वो दिक्कत ये होती है कि पापा जैसे ही ऑफिस से वापस घर पहुंचते हैं तो वो हमसे कहते हैं, नानी के घर जाने का प्लान हमें कुछ दिनों के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि काम का इतना ज्यादा लोड है कि मुझे छुट्टी मिलना मुश्किल है। पापा के मुंह से ये सब सुनकर हम सब उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल जाने की पूरी तैयारी कर ली थी और अब सब किए कराए पर पानी फिरने वाला था। खैर, पापा के प्लान कैंसिल करने पर मैं और मेरा भाई पंकज काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पैकिंग भी कर ली थी और अब ये सब अचानक से सुनकर हम लोग दुखी थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम वहां जाकर खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे वगैरह वगैरह। हम दोनों को उदास देखकर पापा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आखिर वो भी क्या कर सकते थे। काम की मजबूरी जो थी, हमने अब नानी के घर जाने की आस को लगभग छोड़ ही दिया था। पापा का प्लान कैंसिल होने के बाद हम लोग काफी देर तक चुपचाप बने रहे, लेकिन फिर शाम को जब हम सब खाने पर बैठते हैं तो हमारे चेहरों को देखकर पापा हमसे कहते हैं, क्या हो गया तुम सबको, इतने उदास क्यों हो गए। फिर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं जा सकता तो तुम लोग तो जा सकते हो। पापा के मुंह से ये बात सुनकर हमें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि पापा आखिर कहना क्या चाहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो काम का ज्यादा लोड है, इसलिए छुट्टी मिलना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त है, तुम सब जा सकते हो। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, तुम सब कल निकल जाओ। अगर 2 से 4 दिनों में मेरा काम खत्म हुआ तो हो सकता है मैं भी वहां आ जाऊं। पापा के मुंह से यह सब सुनकर हम लोग फिर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें दोबारा नानी के घर जाने की उम्मीद नजर आने लगी थी। खैर, उस रात हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अगले दिन हमें नानी के गांव के लिए निकलना था। पापा के बिना गांव जाना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इस बात की आस थी कि शायद पापा अपना काम खत्म करके बाद में आ ही जाएंगे। अब अगला दिन आ जाता है, हम दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां एक और बात हो जाती है, और वो बात ये होती है कि मम्मी भी हमारे साथ चलने से मना कर देती हैं। वो हमसे कहती हैं, मैं भी तुम्हारे पापा के साथ ही आऊंगी, वैसे भी इतने वक्त बाद जा रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों साथ ही चलें। मम्मी की बात सुनकर हमें भी सही लगा, क्योंकि इतने समय बाद अगर वो दोनों साथ आएंगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसके बाद हम दोनों भाई अपनी मम्मी और दादा दादी से विदा लेकर घर से निकल जाते हैं। पापा हमारे साथ ही आते हैं, क्योंकि वो हमें बस स्टैंड तक छोड़ने आने वाले थे। हम ट्रेन से भी जा सकते थे, लेकिन पापा ने टिकट नहीं कटवाई थी। असल में वो पहले से ही जानते थे कि काम का लोड ज्यादा होने वाला है और शायद उनका प्लान कैंसिल हो जाए, इसलिए उन्होंने टिकट नहीं ली थी। ये बात उन्होंने अब जाकर हमसे कही। मैंने टिकट इसलिए नहीं कटवाई थी क्योंकि मुझे पता था कि छुट्टी मिलना मुश्किल है। खैर, कुछ देर बाद हम लोग बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और फिर हमें बस भी मिल जाती है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। बस में बैठने के बाद पापा भी वहां से वापस लौट जाते हैं। कुछ देर बाद बस चल पड़ती है और हम दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हमारी खुशी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम दोनों काफी वक्त बाद जा रहे थे और इस बार मम्मी पापा भी साथ नहीं थे, तो हमें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। हम जो चाहें वो कर सकते थे, मतलब नानी के घर के अलावा भी वहां कहीं भी घूमने जा सकते थे। जहां नानी का गांव था, उस दिशा में बहुत सी सुंदर जगहें थीं जहां हम घूमने जा सकते थे, और इस बार हमारे पास पूरा मौका था। हम काफी दिन वहां बिताने वाले थे, तो हमारे दिल में इस बात की खुशी थी। लगभग 7 से 8 घंटे का बस में सफर करने के बाद हम लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। मतलब कि हम लोग बस से तो उतर जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें नानी के गांव जाने के लिए एक और गाड़ी से जाना पड़ता है। बस से उतरने के बाद अभी भी 20 किलोमीटर का सफर और करना था। खैर, थोड़ा रुकने के बाद हमें उस गांव की तरफ जाने वाली एक गाड़ी मिल जाती है और हम दोनों भाई उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वो गाड़ी हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा देती है, मतलब कि अब हम अपने नानी के गांव तक पहुंच चुके थे। गाड़ी से उतरने के बाद हम उस गांव की तरफ चल पड़ते हैं जहां नानी का घर था।
थोड़ा पैदल चलने के बाद आखिर हम लोग गांव में पहुंच जाते हैं और फिर कुछ ही देर में अपने नानी के घर पहुंच जाते हैं। नानी के घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। हमें देखकर नानी ने सबसे पहले हमें गले से लगा लिया और फिर हमारा हालचाल पूछने लगी। उन्होंने मम्मी पापा के बारे में भी पूछा तो हमने कहा वो दोनों भी 2 से 4 दिनों में पहुंच जाएंगे। नानी के घर में नाना जी, छोटे मामा, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे रहते थे। बड़े वाले मामा अलग रहते थे। नाना जी और छोटे मामा ने भी हमसे हमारा हाल पूछा। उसके बाद हम सब ने साथ मिलकर रात का खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। दोस्तों, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जो आगे मेरे साथ होने वाला था उस बात से मैं पूरी तरह अनजान था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो कुछ मेरे साथ होने वाला है वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला होगा। खैर, रात को जब मैं और मेरा भाई पंकज सो रहे थे तो मैं उससे कहता हूं, पंकज, गांव की तो बात ही कुछ और है। कल हम लोग पूरा गांव घूमेंगे और अच्छी अच्छी जगहों पर भी जाएंगे। मेरी बात सुनकर पंकज भी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद कब हमारी आंख लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता। शायद लंबे सफर की वजह से हम दोनों काफी थक गए थे, इसलिए हमें जल्दी ही नींद आ जाती है। अब अगली सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हम दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज हम वो सब करने वाले थे जिसका हमने कल सोचा था। मतलब गांव घूमना और नई नई जगहों पर जाना। सबसे पहले तो हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर हम दोनों पूरे गांव का एक चक्कर लगाने का सोचते हैं। हम वैसा ही करते हैं, पूरा गांव घूम आते हैं। उस दिन हमने गांव के अलावा 1-2 और जगहें भी देखी। सच कहूं तो हमें बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो मैं अपने छोटे भाई पंकज से कहता हूं, आज तो बहुत मजा आया। कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां जाकर तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। मेरे मुंह से यह सुनकर पंकज मुझसे पूछता है, कौन सी जगह है भैया? तो उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगी। लेकिन मेरा भाई बड़ा जिद्दी था। वो लगातार मुझसे जोर देकर कहता रहा, बता दो ना भैया, कौन सी जगह कल हम जाने वाले हैं। तो उसकी ज्यादा जिद करने पर मैं उससे कहता हूं, ठीक है तो सुनो, कल हम लोग इस गांव से थोड़ी दूर एक नदी के पास जाएंगे। वहां हम लोग खूब मजे करेंगे, नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। मेरी बात सुनकर पंकज की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। जिस नदी पर जाने की मैं बात कर रहा था वहां मैं कई साल पहले अपने बड़े मामा जी के साथ गया था। बड़े मामा उस वक्त उस नदी की तरफ अक्सर जाया करते थे। वो और उनके दोस्त उस नदी में नहाने जाया करते थे। मैं भी जब कभी नानी के घर आता था तो एक बार मैंने मामा जी से वहां जाने की जिद की थी, तो उन्होंने मुझे वो नदी दिखाई थी। हालांकि मैं उस दिन वहां नहाया नहीं था, क्योंकि मामा जी ने कहा था वो नदी बहुत गहरी है, इसलिए तुम उससे दूर रहना। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी कि जब कभी मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी उस नदी में नहाने जाऊंगा, मजे करूंगा। और आज वो दिन आ ही गया था कि मैं भी उस नदी पर जाऊं और मस्ती करूं। दोस्तों, मुझे तैरना आता था और मेरे छोटे भाई पंकज को भी तैरना आता था, इसलिए हमें कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। खैर, उसके बाद हम दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब हम उठते हैं तो हम दोनों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि आज हम उस नदी पर नहाने जाने वाले थे। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश उस वक्त वो ख्याल मेरे मन में ना आया होता तो जो कुछ मेरे साथ होने वाला था वो कभी नहीं होता। उस नदी पर जाना मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता था, मैं ये बात बिल्कुल नहीं जानता था। वो जो नदी थी जहां हम लोग जाने वाले थे वो मेरी नानी के गांव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर थी। सुबह उठने के बाद हम लोग अपने बड़े मामा जी के घर जाते हैं और ये वही वाले मामा जी होते हैं जिनकी किसी बात को लेकर मेरे पापा के साथ बहसबाजी हो गई थी और उन्हीं की वजह से पापा यहां नहीं आते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, उसके बाद मेरे इन मामा जी ने पापा से माफी भी मांग ली थी। आज मेरे ये बड़े वाले मामा जी अलग रहते हैं। इनका घर मेरी नानी के घर के साथ में ही था। उसके बाद हम दोनों भाई उनके साथ कुछ देर बातें करते हैं और फिर बातों बातों में मैं उनसे उस नदी के बारे में पूछ ही लेता हूँ। मामा जी, क्या आज भी आप उस नदी पर नहाने जाते हैं? मेरी बात सुनकर वो थोड़े से चौंक जाते हैं और मुझसे कहते हैं, कौन सी नदी की बात कर रहे हो तुम? तो मैं उनसे कहता हूँ, वही नदी मामा जी, जहां आप एक बार मुझे लेकर गए थे
जहां आप और आपके दोस्त अक्सर नहाने जाया करते थे। मेरी बात सुनकर मामा जी मुझसे कहते हैं, नहीं, अब मैं उस तरफ नहीं जाता। और फिर वो हमें भी उस तरफ न जाने की हिदायत देते हैं। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे बस इतना कहा, जितना तुमसे कहा गया है उतना ही करो। मैंने कहा है वहां मत जाना, तो वहां मत जाना। मामा जी की ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। खैर, अब मैं ज्यादा उनकी बात पर ध्यान न देकर बस यही सोचता हूं कि मामा जी यही सोच रहे होंगे कि वो नदी काफी गहरी है और अगर हम वहां गए तो कहीं डूब न जाए। शायद इसलिए मामा जी हमें उस तरफ जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन मामा जी को क्या पता कि अब हम लोग अच्छे से तैरना भी जानते हैं। खैर, उसके बाद हम मामा जी के घर से निकल जाते हैं। नानी के गांव में एक लड़का और रहता था। उसका नाम राहुल था। वो भी हमारा दोस्त था। जब कभी भी बचपन में हम नानी के घर आते थे तो वो लड़का भी हमारे साथ खेलने आया करता था। अब वो लड़का भी शहर में पढ़ता था। उसके पापा की नौकरी भी शहर में ही थी तो वो वहीं पढ़ता था। लेकिन इस बार वो भी छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। हम लोग उससे मिलने उसके घर चले जाते हैं। वो भी हमें देखकर काफी खुश हो जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद हम उससे उस नदी पर चलने को कहते हैं। मेरी बात सुनकर वो भी उस नदी पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी क्योंकि अब हम 2 से 3 हो गए थे। खैर, नानी और मामा जी को हम लोग ये कहकर घर से निकलते हैं कि आज हम राहुल के साथ घूमने जा रहे हैं। वो हमें इस गांव से पीछे वाले दूसरे गांव में ले जाएगा। सुना है वो गांव भी काफी सुंदर है और वहां बहुत सी अच्छी जगह हैं जहां हम घूम सकते हैं। राहुल को नानी अच्छे से जानती थी और वो तो उसी गांव का था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नानी भी मान जाती हैं और हमसे कहती हैं, घर जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत करना। नानी की बात सुनकर हम हामी भरते हैं और फिर हम दोनों राहुल के पास चले जाते हैं। उसके बाद मैं, राहुल और मेरा छोटा भाई पंकज उस नदी की तरफ निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे का सफर करने के बाद हम लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो नदी देखने में बहुत खूबसूरत थी और जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी। हम लोग उस नदी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। चारों तरफ शांत माहौल बना हुआ था। बस उस नदी में बहते पानी की आवाज जो किसी संगीत से कम नहीं लग रही थी। हम तीनों के अलावा उस नदी के आसपास हमें और कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर जब भी मैं नानी के घर इन महीनों में आता था तो इस नदी की तरफ गांव से बहुत से लड़के और लोग नहाने आया करते थे। लेकिन इस बार सिर्फ हम 3 ही उस नदी पर थे। जिस वक्त की मैं आप लोगों को बात सुना रहा हूं वो वक्त गर्मियों का था, तो तभी मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि हमारे अलावा गांव की तरफ से कोई भी हमें वहां नजर नहीं आ रहा था। खैर, हम लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर सीधे अपने कपड़े वगैरह खोलकर उस नदी में कूद जाते हैं क्योंकि अब हमसे सब्र नहीं हो रहा था। हम लोग उस नदी में मजे करना चाहते थे, तैरना चाहते थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि आज हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। दोस्तों, अब हम तीनों उस नदी में उतर चुके थे। हम तीनों को उस नदी में तैरकर काफी मजा आ रहा था। हम तीनों तैरना जानते थे तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। एक बात सच थी और वो बात यह थी कि वाकई नदी काफी गहरी थी। अगर कोई तैरना न जानता हो तो आराम से वो इस नदी में डूब जाएगा। उस वक्त तैरते तैरते मेरे दिमाग में एक बात आती है और वो बात ये होती है कि शायद इसलिए ही मेरे बड़े मामा जी हमें उस तरफ जाने से मना कर रहे थे। खैर, अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। मैं जब उस नदी में तैर रहा होता हूं तो अचानक से मुझे अपनी टांग पर एक तेज जलन महसूस होती है। वो जलन इतनी तेज थी कि मेरा उस नदी में ज्यादा देर टिकना मुश्किल हो रहा था। अब जब ऐसा होता है तो मैं नदी के किनारे की तरफ चला जाता हूँ। किनारे पर पहुंचकर जब मैं अपनी टांग को देखता हूँ तो मुझे अपनी टांग से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। अब जब ऐसा होता है तो मुझे काफी अजीब लगता है और मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सब कैसे हो गया। दरअसल मेरी टांग पर एक लंबा सा घाव का निशान दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज धार वाली चीज से वो घाव बना हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि इस पानी में आखिर वो तेज धार वाली चीज कहां से आ गई जिसने मुझे ये घाव दे दिया। उस घाव से खून चल रहा था।
मुझे किनारे पर बैठा देख पंकज और राहुल भी मेरे पास आ जाते हैं और जब वो मेरी टांग पर बने उस घाव को देखते हैं तो उन्हें भी अजीब लगता है। लेकिन फिर राहुल मुझसे कहता है, हो सकता है नदी में कोई कांटेदार चीज आ गई हो जिससे तुम्हारी टांग टकरा गई हो और फिर ये घाव बन गया। चिंता वाली कोई बात नहीं, कुछ देर घाव पर हाथ रखो ताकि खून बहना बंद हो जाए। राहुल की बात सुनकर मैं वैसा ही करता हूं। कुछ देर बाद खून बहना सच में बंद हो जाता है। उसके बाद मैं फिर से नहाने का सोचता हूं। दोस्तों, उस वक्त मुझे उस घाव की ना परवाह थी ना दर्द की, बस एक अजीब सी इच्छा थी कि मैं फिर से उस नदी में उतरूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो नदी मुझे अपने पास बुला रही हो, अपनी ओर खींच रही हो। अपने घाव की जलन को भूलकर मैं फिर से नदी में कूद जाता हूं। सच कहूं तो हम तीनों को बहुत मजा आ रहा था। गर्मी के मौसम में नदी में नहाने का अपना ही मजा होता है और अब हम तीनों वही मजा कर रहे थे। कुछ देर तक सब फिर से सामान्य रहा, लेकिन फिर मेरे साथ एक और घटना हो जाती है। इस बार जब मैं नहा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अपने हाथों से मेरी टांगें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं किनारे के पास पहुंचने वाला होता हूं, मुझे एहसास होता है कि किसी के हाथ मेरी टांगों को पकड़ चुके हैं। मैं डर जाता हूं और जोर से अपनी टांगें पीछे की तरफ झटका मारता हूं, जिससे वो हाथ मेरी टांगों से छूट जाते हैं और मैं जल्दी से किनारे पर पहुंच जाता हूं। यह सब इतना जल्दी हुआ कि मैं खुद समझ नहीं पाया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या था जो अभी अभी मेरे साथ हुआ। कुछ देर किनारे पर बैठने के बाद पंकज और राहुल भी मेरे पास आ जाते हैं। वो दोनों मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ? मैं उन्हें सब बता देता हूं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनकर राहुल हंसते हुए कहता है, भाई, इस नदी में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है, तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? ये जरूर तुम्हारा वहम है, या हो सकता है नदी के अंदर कोई झाड़ी बहकर आई हो जो तुम्हारे पांव से टकरा गई हो। फिर राहुल मुझसे कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो और आओ, थोड़ा और तैरते हैं। राहुल की बात सुनकर मैं साफ मना कर देता हूं, बस भाई, आज के लिए काफी है, चलो अब गांव की तरफ चलते हैं, वैसे भी नानी को हमारी चिंता हो रही होगी। वो दोनों कुछ देर और नहाते रहे और फिर थोड़ी देर बाद किनारे पर आ गए। उसके बाद हम लोग अपने कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए कि हम नदी पर आए थे। सब लोग हामी भरते हैं और फिर हम तीनों गांव की तरफ लौट आते हैं। कुछ देर बाद हम गांव पहुंच जाते हैं। राहुल अपने घर चला जाता है और हम दोनों नानी के घर आ जाते हैं। दोस्तों, सच में आज बहुत मजा आया, लेकिन जो कुछ भी आज मेरे साथ हुआ वो मेरे जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बस इसी सोच में था कि जो भी मैंने उस नदी में महसूस किया, क्या वो सच था या फिर सिर्फ मेरा एक वहम। उसके बाद रात को मैं और मेरा छोटा भाई पंकज आपस में बात करते हैं। पंकज मुझसे कहता है, भैया, आज बहुत मजा आया, कल हम फिर से उस नदी पर नहाने जाएंगे। पंकज की ये बात सुनकर मैं पंकज से कहता हूं, नहीं पंकज, अब उस नदी पर हम नहीं जाएंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज जो मैंने महसूस किया है, ऐसा आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। तो मेरी बात सुनकर पंकज मुझसे कहता है, तुम भी ना भैया, बस ऐसे ही डर रहे हो, कुछ नहीं होगा, और जो भी तुम्हें आज महसूस हुआ वो बस तुम्हारा वहम था। अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हारे अलावा हम दोनों भी तो उसी नदी में नहा रहे थे, हमें तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। देखो भैया, तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो और ये सोचो कि आज हमने कितने मजे किए। पंकज की बात सुनकर मुझे भी अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये सब मेरा वहम ही हो, क्योंकि बात पंकज की भी सही थी। मेरे अलावा वो दोनों भी तो वहीं नहा रहे थे, उनके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने आप को एक झूठा दिलासा दे रहा था। शायद मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, ये एक तरह की चेतावनी थी। खैर, अब अगला दिन आ जाता है। हम लोग फिर से किसी तरह गांव से बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि हम तीनों फिर से गांव से निकलकर उस नदी की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। आज हम लोग दिन के 3 बजे उस नदी पर पहुंचे थे, क्योंकि सुबह से हमें वक्त ही नहीं मिल रहा था वहां जाने का। कभी बड़े मामा जी हमसे बातचीत करने आ जाते,
कभी उनके बच्चे हमारे साथ रहते। किसी तरह से हम लोग वहां से निकले थे। हम लोग बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। अब जब हम लोग नदी के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले पंकज और राहुल अपने कपड़े खोलकर नदी में कूद जाते हैं। जैसे ही वो लोग नदी में जाते हैं तो वो लोग तैरते तैरते मुझसे कहते हैं, आ जाओ, तुम भी आओ, काफी मजा है। दोस्तों, मैं एकदम से शांत बनकर उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि मेरा मन उस नदी में जाने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कल को मैंने जो महसूस किया था वो अब भी मेरे ज़हन में था। खैर, कुछ देर पंकज और राहुल को नहाता देखकर मुझे भी मन कर रहा था नदी में जाने को। तभी थोड़ी देर बाद राहुल मुझसे कहता है, भाई कितने डरपोक हो यार, कुछ नहीं होगा, आ जाओ, वैसे भी देर हो जाएगी हमें, अभी कुछ समय है, नहा लो, घर भी तो जाना है। पंकज और राहुल मुझे बार बार नदी में आने को कह रहे थे। उनके लगातार बुलाने पर मैं भी पानी में जाने के लिए तैयार हो जाता हूं और खुद से कहता हूं, यार पवन, तुम सच में डरपोक हो यार, कुछ नहीं होगा, देखो तो वो दोनों कितने मजे कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, हो सकता है जो कल मैंने महसूस किया था वो मेरा वहम हो। खैर, अपने आप को झूठी तसल्ली देने के बाद मैं भी अपने कपड़े खोलकर पानी में कूद जाता हूं। पानी में कूदने के बाद हम तीनों तैरते हैं। काफी मजा आ रहा था, सच में आज तो कल से भी ज्यादा मजा आ रहा था। उस नदी वाली जगह पर सिर्फ हम लोगों की ही आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम लोग काफी मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ऐसा मेरे साथ क्या हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आपको बताता चलूं। कुछ देर नहाने के बाद पंकज और राहुल किनारे पर एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाते हैं और मैं अकेला ही उस नदी में तैर रहा था। कुछ देर तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर अचानक से मुझे कल की ही तरह किसी के हाथ अपनी टांगों पर महसूस होते हैं। अब जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और फिर मैं किनारे की तरफ भागने लगता हूं। लेकिन मेरे भागने से पहले ही वो हाथ जो पानी के अंदर मुझे महसूस हो रहे थे वो मेरी टांगों को कसकर पकड़ लेते हैं। अब जब ऐसा होता है तो मैं कल की तरह ही अपनी टांगों से एक जोरदार झटका पीछे की तरफ देता हूं, लेकिन इस बार वो झटका किसी काम का नहीं होता। उन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं ठीक से तैर भी नहीं पा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब मैं खुद को छुड़ा नहीं पाया तो मैं पंकज और राहुल को आवाज लगाकर कहता हूं, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वो दोनों मेरी बातों को मजाक में ले रहे थे। वो दोनों यही सोच रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूं। अब कुछ ही देर में वो हाथ मुझे पानी के अंदर की तरफ खींच लेते हैं और फिर पानी के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मैं डर के मारे कांपने लगता हूं। दोस्तों, आप सबके अंदर भी यही बात होगी कि अब मैंने क्या देखा। तो आपको बताता चलूं, जैसे ही कुछ सेकंड के लिए मैं पानी के अंदर चला जाता हूं तो मैं देखता हूं कि एक भयानक दिखने वाली औरत मुझे दिखाई देती है, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और बाहर की तरफ उभरी हुई लग रही थीं। उन आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो बाहर गिर जाएंगी। वो औरत काफी भयानक दिख रही थी और उसने अपने हाथों से मेरी टांगों को काफी मजबूती से पकड़ रखा था। पानी के अंदर अब मेरा दम घुट रहा था। मैं काफी कोशिश कर रहा था उस औरत की पकड़ से छूटने की, लेकिन उस कोशिश का कोई फायदा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, सच कहूं तो उस वक्त मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, क्योंकि मैं बेबस हो रहा था। पानी के अंदर मेरा दम घुट रहा था। जिस तरह पानी के बाहर कोई मछली फड़फड़ाती है, ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी के लिए मैं उस वक्त फड़फड़ा रहा था। मैं काफी हाथ पांव मार रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब कुछ ही देर में मेरी सांसें जवाब देने लग जाती हैं, क्योंकि मेरे मुंह और नाक के अंदर पानी जा चुका था। वो डरावनी औरत मुझे पानी के बाहर आने ही नहीं दे रही थी। अब जब कुछ सेकंड्स तक ये सब चलता रहा तो मैं भी अब हार मान चुका था। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त मुझे एक हाथ अपने बालों पर महसूस होता है। कोई मेरे बालों को ऊपर की तरफ खींच रहा था। अब जब ऐसा होता है तो मैं कुछ सेकंड के लिए पानी से बाहर आ जाता हूं। बार बार कोई मुझे पानी से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ सेकंड के लिए बाहर आता और फिर पानी के अंदर चला जाता। इसी कशमकश में मैं बेहोश हो जाता हूं। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चलता
कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ देर बाद जब मुझे होश आता है तो मैं खुद को उस नदी के किनारे पर देखता हूँ और मेरी आंखों के सामने राहुल और पंकज मुझे दिखाई देते हैं। पंकज काफी जोरों से रो रहा था और मुझे होश में आने को कह रहा था। वो रोते हुए बस यही कह रहा था, सब मेरी ही गलती है भैया, आज मैंने ही तुमसे यहाँ आने की जिद की थी, मुझे माफ कर दो भैया। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ उठता हूँ और खुद को अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूँ। खैर, उसके बाद मैं पंकज को चुप कराता हूँ और उसे गले लगाता हूँ। उसके बाद मैं उन दोनों से पूछता हूँ कि आखिर मैं जिंदा कैसे बचा। तो मेरी बात सुनकर राहुल मुझसे कहता है, जब तुम डूब रहे थे और हमसे कह रहे थे कि मुझे बचाओ, तो हमें लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि हम जानते थे कि तुम तैरना जानते हो और शायद हमारे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन जब तुम पानी के अंदर चले गए और बाहर नहीं आए तो हमें डर लगा कि कहीं तुम सच में डूब तो नहीं रहे। जिस जगह तुम पानी के अंदर चले गए थे उस जगह पानी थोड़ी ज्यादा हलचल करने लग गया था। अब जब ऐसा हुआ, हमें नजर आया कि तुम्हें बचाने के लिए हम दोनों ही पानी में कूद गए। कुछ सेकंड्स में मैं तुम्हारे पास पहुंच जाता हूं और तुम्हारे बालों को पकड़कर तुम्हें पानी से बाहर लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन तब तक तुम बेहोश हो गए। उसके बाद मैं और पंकज तुम्हें पानी से बाहर निकाल देते हैं। तुम्हारी हालत को देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे। हमें लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो गया हो, लेकिन अच्छी बात यह थी कि तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही थीं। हमने काफी कोशिशें की तुम्हें होश में लाने की। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा बच गए। उसके बाद मैं राहुल और पंकज दोनों का शुक्रिया करता हूं। उसके बाद वो दोनों मुझसे पूछते हैं, आखिर क्या हो गया था, तुम डूब कैसे गए। उनकी बात सुनकर मैं उनसे सारी बात बता देता हूं कि कैसे मैंने पानी के अंदर एक डरावनी औरत को देखा जो देखने में बिल्कुल चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, और उसने मेरी दोनों टांगों को काफी मजबूती से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मैं पानी में तैर नहीं पा रहा था। ये तो शुक्र है कि तुम लोगों ने समय रहते मेरी जान बचा ली। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। मेरी बातें सुनकर वो दोनों भी डर जाते हैं और उसके बाद हम लोग कपड़े पहनकर जितनी जल्दी हो सके वहां से वापस गांव की तरफ आ जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद हम लोग आपस में ये बात करते हैं कि कुछ भी हो जाए ये बात हम लोग घर पर किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमारे घूमने पर रोक लग जाएगी और मेरे मम्मी पापा हमें कभी भी नानी के घर नहीं भेजेंगे। दोस्तों, हम लोग अब कसम खा चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अब कभी भी उस नदी पर नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग नानी के घर पर फिर से पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सच कहूं तो जो मेरे साथ उस दिन बीता था वो अभी तक मेरे जहन में था और मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं सकता था, क्योंकि आज मैंने मौत को इतने करीब से देखा था। मैं जो रोज खूब मस्ती करता था आज बिल्कुल शांत बनकर बैठा था। मुझे इस तरह गुमसुम देखकर नानी मुझसे कहती हैं, क्या हो गया पवन, तुम इतने चुप चुप क्यों हो। नानी की बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं, कुछ नहीं नानी, बस ऐसे ही। नानी मुझसे कहती हैं, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा। लेकिन मैं उनसे कुछ भी कहने से मना कर देता हूं और कहता हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ नानी। उसके बाद मैं और पंकज रात का खाना खाकर कमरे में सोने चले जाते हैं। सोते वक्त भी वो ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बस भगवान का शुक्रिया कर रहा था, हे भगवान, आज तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा बच पाया हूं, नहीं तो जो हादसा मेरे साथ हुआ था वहां से जिंदा लौटकर आना लगभग नामुमकिन था। खैर, कुछ देर वो सब सोचने के बाद मुझे नींद आ जाती है। अब जब मुझे नींद आती है तो मैं कुछ देर बाद खुद को उसी नदी के पास खड़ा देखता हूं। अब जब ऐसा होता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी रात को आखिर मैं उस नदी के पास पहुंचा तो पहुंचा कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं काफी ज्यादा डर चुका था, मेरे हाथ पांव जैसे सुन्न पड़ चुके थे। मैं नदी के किनारे खड़ा था और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ही जगह जम चुका हूं, क्योंकि बहुत कोशिश करने पर भी मैं हिल नहीं पा रहा था। अब कुछ ही देर बाद मुझे उस नदी में रात के वक्त हलचल होती महसूस होती है। थोड़ी देर में उस नदी के अंदर से एक लाश बाहर निकलती है जो किसी औरत की होती है। अब जब ऐसा होता है तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ देर तक तो वो लाश वैसे ही उस पानी में तैरती रहती है, लेकिन फिर अचानक उस लाश की आंखें खुल जाती हैं।
अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूं वो आंखें पूरी तरह सफेद दिखाई देती हैं, बिना पुतलियों के। वो लाश अब हिलने लगती है और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगती है। थोड़ा करीब आने के बाद वो लाश पानी के अंदर खड़ी हो जाती है और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब जब मैं उस डरावनी दिखने वाली औरत को अपनी तरफ आते देखता हूं तो उस वक्त जो मेरी हालत होती है वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। मेरा पूरा जिस्म थर थर कांपने लगता है। कुछ ही देर में वो औरत मेरे काफी करीब पहुंच जाती है और फिर वो चुड़ैल उस पानी के बाहर आ जाती है। पानी से बाहर आते ही वो मेरे बिल्कुल करीब आ जाती है। दोस्तों, उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरी नजरें उसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। उसके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसके लंबे भीगे बाल उसे और भी खौफनाक बना रहे थे। उसके हाथों की उंगलियां और नाखून काफी लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके होंठ कटे फटे थे और मुंह से बाहर की तरफ काफी बड़े बड़े दांत भी दिखाई दे रहे थे। अगर मैं उसके पूरे रूप का वर्णन करूं तो सच में उसे ज्यादा देर तक देखना मौत को देखने के बराबर था। वो इतनी भयानक थी कि अगर कोई आम आदमी देख ले तो उसी वक्त हार्ट अटैक से मर जाए, और उस वक्त मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। फिर उसने अचानक अपने हाथों से मेरे गले को पकड़ लिया और बहुत भयानक तरीके से हंसने लगी। थोड़ा हंसने के बाद वो मुझसे कहती है, आज तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मुझसे बचा लिया, लेकिन तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बात कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह डर जाता हूं। पहले तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता हूं। अब जब मैं चिल्ला रहा था तो मुझे मेरे भाई की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है, क्या हुआ भैया, आप चिल्ला क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो देखता हूं कि मैं कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ हूं। मेरे सामने मेरा छोटा भाई पंकज खड़ा था। मतलब अभी तक जो मैंने देखा, क्या वो सब एक सपना था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच कहूं तो डर ने मेरी हालत बुरी तरह खराब कर दी थी। मेरी चीखें सुनकर नानी, नाना, छोटे मामा और उनकी पत्नी सब कमरे में आ जाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तो उस वक्त मैं सारी बात उन सबको बता देता हूं, क्योंकि अब वो बात छुपाना ठीक नहीं था। वो बात कहनी जरूरी थी, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने ये बात आज नहीं बताई तो आगे चलकर वो चुड़ैल मुझे सच में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने उनसे ये भी कह दिया कि हम लोग नदी पर नहाने गए थे और आज मैं बहुत मुश्किल से बच पाया हूं। मेरी बातें सुनकर नानी रोने लग जाती हैं और फिर हम दोनों को डांटती हैं। उसके बाद वो कहती हैं, जिस नदी पर तुम लोग नहाने गए थे वहां पिछले साल एक औरत ने आत्महत्या की थी और आज भी उसकी आत्मा वहां भटकती है। वो अब एक चुड़ैल बन चुकी है। कुछ महीने पहले हमारे गांव के एक आदमी की लाश उसी नदी के किनारे मिली थी और उसके शरीर पर काफी जख्म थे। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने उस नदी की तरफ जाना बंद कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने वहां जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का जो तुम लोग वहां से जिंदा लौट आए, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देती। उस पूरी रात नानी हमारे पास ही रही। अगले दिन नानी ने एक तांत्रिक को बुलाया और हम दोनों को उस तांत्रिक को दिखाया। उस तांत्रिक ने अगली रात काफी देर तक हवन किया और फिर मुझे और पंकज को एक धागा भी दिया और हमसे कहा, यह धागा तुम्हें पूरे 1 साल तक बांध कर रखना है। ध्यान रहे यह धागा खुलने न पाए। मैंने उस तांत्रिक से एक धागा राहुल के लिए भी मांगा था, क्योंकि वो भी हमारे साथ उस नदी पर गया था। और आज अगर मैं जिंदा हूं तो उसी राहुल की बदौलत हूं, क्योंकि अगर वो सही समय पर मुझ तक न पहुंचता तो शायद आज मैं जिंदा भी न होता। उसके बाद हम तीनों उस धागे को पहन लेते हैं। आज इस बात को बीते पूरे 12 साल हो चुके हैं। वो धागा भी अब मेरे पास नहीं है और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूं। लेकिन आज भी जब मैं उस वक्त को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। वो पूरा मंजर मेरी नजरों के सामने ताजा हो जाता है। इस बात का पता हमारे मम्मी पापा को आज तक नहीं लग पाया, क्योंकि हमने ये बात अपने मम्मी पापा को आज तक नहीं बताई और अपनी नानी और मामा जी से भी ये बात उनसे छुपाने के लिए कह दिया था, क्योंकि अगर हमने ऐसा न किया होता तो मम्मी पापा हमें भविष्य में कभी भी नानी के घर नहीं भेजते। दोस्तों, एक बात तो है,
जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और जिस पर बीतनी होती है उस पर बीत कर रहती है। बड़ी बात यह थी कि मैं वहां से जिंदा बचकर आ गया था, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं उन दोस्तों की ओर जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें अपना प्यार और समर्थन दिया। तो चलिए सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। पहले हैं विकास शर्मा उत्तर प्रदेश से, प्रताप हैं ओडिशा से, योगीराज हैं राजस्थान से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, राजा हिंदुस्तानी हैं बाराबंकी से, दिव्या हैं मुंबई से, बसुदेव दास हैं असम से, सुब्रत राणा हैं काठमांडू नेपाल से, सुफियान खान हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, मुरारी हैं गुवाहाटी से, मोहम्मद खान हैं सिंध से, अंशुल हैं हरियाणा से, असीम खान हैं कराची पाकिस्तान से, सिकेन कुमार हैं बिहार से, वसु हैं जालंधर से, कृष हैं अमेरिका से, सौरभ शर्मा हैं नागाम असम से, शनि अग्रहरी हैं बस्ती उत्तर प्रदेश से, अन्वी सरवण हैं दिल्ली से, जय कुमार प्रजापति हैं भोपाल से, शिवम कोतवाल हैं कहिला जम्मू कश्मीर से, कौशल हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से, तनवीर हैं सांगला हिल पाकिस्तान से, सचिन कुमार हैं रुड़की उत्तराखंड से, अदनान हैं बिहार से, बलजीत राज और स्वाति राज हैं लखनऊ से, नंदन ठाकुर हैं बिहार से, पिंटू पाल हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद बगबान हैं पुणे महाराष्ट्र से, मुकेश गुज्जर हैं भरतपुर से, मनीष हैं सीतामढ़ी बिहार से, उर्वशी भुजेल हैं दार्जिलिंग से, लाला बहादुर हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, रानी दत्त हैं अहमदाबाद से, ममता शर्मा हैं दिल्ली से, तालीम खान हैं अलवर राजस्थान से, साजिदा खान हैं गोरेगांव बॉम्बे से, शिवनारायण वर्मा हैं छत्तीसगढ़ से, इमरान हैं अलीगढ़ से, मोहम्मद नसीम हैं समस्तीपुर जिला बिहार से, दिलावर हुसैन हैं दिल्ली से, संजय हैं तंजानिया से, अरविंद राव हैं गोपालगंज बिहार से, दीनू हैं गुरुग्राम से, जानकीबा हैं कच्छ गुजरात से, मुश्ताक खान हैं मेवाती हरियाणा से, मोहम्मद आसिफ हैं कर्नाटक से, विक्रम कुमार हैं अलवर राजस्थान से, सुनील हैं दिल्ली से, लुंकन हैं अरुणाचल प्रदेश से, पूनम त्रिपाठी हैं प्रयागराज से, दीपक महाजन हैं नेपाल से, अजय कुमार हैं भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश सिंह परमार हैं धौलपुर गांधीनगर से, सुनील बरला हैं सुंदरपुर असम से, प्रदीप सिंह कांडा हैं पंजाब से, अरुण हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से, शाहरुख खान हैं हसनपुर उत्तर प्रदेश से, कपिल हैं हरियाणा से, अख्तर खान हैं पंजाब से, हिमांशु हैं पंजाब से, ममता शर्मा हैं दिल्ली से, विकास हैं इंदौर से, जहर सिंह हैं सागर जिला मध्य प्रदेश से, दीपक कुमार हैं बहराइच जिला उत्तर प्रदेश से, यूसुफ शाह हैं लाहौर पाकिस्तान से, नीरज कुमार हैं जौनपुर से, नायाब बेटबारी हैं किशनगंज से, संदीप ढिल्लों हैं रुद्रपुर से, जितेंद्र धीमान हैं देहरादून से, सुनील कुमार हैं कुवैत से, हरमनप्रीत सिंह हैं पंजाब से, जय किशोर हैं भोपाल से, नीरज निषाद हैं जौनपुर से, विक्की कुमार हैं अमृतसर से, रियाज खान हैं अलीगढ़ से, आबिद हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, मोहम्मद शाहबाज हैं जमशेदपुर से, पंकज रजावत हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, अंशुल वर्मा हैं हिमाचल प्रदेश से, जुनैद हैं झारखंड से, मंसूर हैं दिल्ली से, वेंकटेश हैं हैदराबाद से, ममता हैं मुंबई से, सुनील कुमार वर्मा हैं लखनऊ से, सुमित शर्मा हैं राजस्थान से, राजीव मोहन हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से, गजानन भांडारकर हैं नागपुर महाराष्ट्र से, हनी हैं पटियाला पंजाब से, सोनू महाराजगंज हैं गोरखपुर से, आदित्य हैं गुजरात से, मनमोहन हैं उत्तराखंड से, निखिल हैं पुणे महाराष्ट्र से, आर्यन कुमार हैं फतेहपुर से, मधु सिंह हैं आगरा से, इरफान हैं बेंगलोर कर्नाटक से, सिमरन हैं पंजाब से, नरेश हैं महाराष्ट्र से, विजय लक्ष्मी हैं उत्तराखंड से, सिकंदर हैं कराची पाकिस्तान से, किशन कुमार हैं लखनऊ से, जीनत हैं पाकिस्तान से, अजय हैं भोपाल से, सुरेश जलहोरे हैं रानीवाड़ा से, महेंद्र हैं उदयपुर राजस्थान से, रमन हैं अमेरिका से, मोहम्मद जुनैद हैं बिहार से, दिलीप थापा हैं फ्रांस से, प्रकाश हैं नेपाल से,
राहुल हैं बिहार से, अब्दुल कलाम अंसारी हैं खलीलाबाद से, लता पद्मने हैं पुणे से, परेश हैं सूरत गुजरात से, हसन हैं किशनगंज से, आर्यन लक्की हैं चंडीगढ़ से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, फिजा हैं पाकिस्तान से, सुशांत कुमार हैं कालाहांडी ओडिशा से, मोहम्मद जुनैद हैं बिहार से, बसुदेव हैं ओडिशा से, सुखविंदर हैं पंजाब से, सुमित शर्मा हैं राजस्थान से, सुहाग देव मोरारी हैं गुजरात से, शिवम हैं मुंबई से, अतिया तौसीफ हैं पाकिस्तान से, रूपण पटेल हैं मोतिहारी बिहार से, संजय शर्मा हैं हरियाणा से, उस्मान हैं पाकिस्तान से, गौरव हैं दिल्ली से, विवान हैं लखनऊ से, प्रताप हैं कच्छ गुजरात से और सबसे आखिर में है सूरज नई दिल्ली से। दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें बताया कि वो कहां से हमारी कहानियां सुनते हैं और उन्हें हमारी कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके हमें जरूर बताना, आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी वीडियोस की तरह इस वीडियो पर भी अपना प्यार दिखाइए और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बलबूते ही एक दिन हमारी ये फैमिली काफी आगे तक जाएगी। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें। और जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इसके साथ ही मैं आप सबसे अलविदा कहना चाहता हूं। बाय दोस्तों।